जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान के अंदर हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं। आज प्लस 2 क्लास का ज्योग्राफी विषय का पेपर था और आज हम ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन था, जो इस प्रकार से था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके अंदर से बताना था भी भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर 3 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये आपका इसका आंसर रहेगा। सेकंड आपका है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अप्रवासी का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी स्थान से किसी नए स्थान के ऊपर आना। तो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यह आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल और पंजाब। इसके अंदर आपको बिहार ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ। ध्यान में रखना, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो घनत्व की, तो वो आपका पश्चिम बंगाल था और सेकंड नंबर के ऊपर जो था आपका बिहार था। लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिहार आपका पहला स्थान है और पश्चिम बंगाल आपका सेकंड है। तो इसलिए ऑप्शन के अंदर आपके बिहार नहीं था, आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे है, देश में प्रयुक्त कुल जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में सर्वाधिक किया जाता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। यहां पर आपके कृषि क्षेत्र ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन इसके स्थान के ऊपर आपके ऑप्शन दिया हुआ है सिंचाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण है। आपको महिला प्रवास का प्रमुख कारण बताना है। तो इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षा, व्यवसाय, काम और रोजगार और विवाह। मैंने जो विस्तृत वीडियो करवाया था लेसन का, उसके अंदर स्पेशल आपको नोट करवाया था विवाह वाला भी। महिलाओं का जो सर्वाधिक जो प्रवास होता है वो किसके कारण होता है, विवाह के कारण होता है। और ध्यान में रखना, ये पूछा है आपसे महिलाओं का। अगर आपसे पूछ ले पुरुषों का सर्वाधिक किसके कारण प्रवास होता है, तो इनका होता है काम व रोजगार। ठीक है, ये या इसकी जगह आपके आर्थिक कारण भी आ सकता है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है, पुरुषों का भी। यानी कि पुरुषों का अगर आपसे पूछ ले तो आपका काम और रोजगार हो जाएगा। अगर ऑप्शन के अंदर ये नहीं है तो आपका आर्थिक कारक हो जाएगा। उसके बाद में आगे एक परिभाषा दी हुई है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि ध्यान में रखना है, संश्लेषित अध्ययन की अगर बात करें, यह शब्द जो है ये रेटजेल का है। और ध्यान में रखना, परिवर्तन की बात जो करता है, परिवर्तन की, वो सैंपल बात करता है। सैंपल परिवर्तन शब्द जिसके अंदर आए वो सैंपल की है। और संश्लेषित की अगर हम बात करें तो रेटजेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 2 परिभाषाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में भारत में सबसे विशाल भाषाई समूह कौन सा है।
ध्यान में रखना है आपको भी भारत के अंदर है, ये पूछ रहा है भी कौन सा भाषाई जो समूह है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भी कौन से भाषाई समूह है। आपके 4 है, एक तो ऑस्ट्रिक है, दूसरा अगर बात करूं चीनी तिब्बती है, और तीसरे की अगर बात करूं तो द्रविड़, और चौथे की अगर बात करूं भारतीय आर्य समूह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर जो सर्वाधिक है वो आर्य समूह की प्रजाति के लोग यहां पर सर्वाधिक है। तो ये आपके 4 टोटल प्रजातियों के समूह है, जिसके अंदर सर्वाधिक जो समूह है वो आपका ये है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत में शुरू की गई किसी एक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का, कोई भी आप नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिख सकते हैं। नर्मदा का लिख सकते हैं, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखना जो कईयों ने जो आंसर दिए हैं वो दिया है इस प्रकार से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ध्यान में रखना ये एक नहर परियोजना है, जबकि ये नदी परियोजना नहीं है। लेकिन आपके क्या पूछा है, नदी घाटी परियोजना पूछा है, तो यहां पर ये आपका सही आंसर नहीं होगा। तो आपको नदी के बारे में लिखना है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान कब आरंभ किया गया? यह जो अभियान है आपका शुरू किया गया था 2015 और 16 के अंदर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इसकी अगर हम बात करें भी ये जो जल क्रांति अभियान है ये तो आपका कर दिया, लेकिन जल नीति कब बनाई गई थी वो आपको ध्यान में रखना है। 2002 के अंदर बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आगे है भी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भी स्त्रियां और इनके अनुपात के अंदर हम बात करें पुरुष है, तो इनका जो अनुपात है ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है लिंगानुपात है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें भी मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष में कम से कम, ये आपके जो है जो बुक है उसके इस पेज के ऊपर लास्ट के अंदर कॉर्नर के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आपके 183 दिन है। ये आपके क्या कहलाएंगे? मुख्य श्रमिक कहलाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों के प्रमुख स्रोत है। यानी कि ये किसका, ये पर्सन क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा जो हुंडियां जो भेजी जाती है वो किसका एक प्रमुख स्रोत है? ये आय का एक प्रमुख स्रोत है, आय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या अगर आय अगर आपको याद नहीं है तो आप राशि भी लिख सकते हो, यानी कि पूंजी भी आप लिख सकते हो, कोई भी। लेकिन ज्यादा अगर आप बात करें ज्योग्राफी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुंडी का, तो आपका राइट आंसर आय हो जाएगा। उसके बाद में है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती है, वह कौन सा कहलाता है? वो आपका निवल कहलाता है। ठीक है, वो कौन सा कहलाता है? आपका निवल क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में आगे क्या पूछ रहा है? आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, आप्रवास और उत्प्रवास के अंदर आपसे पूछा है क्या अंतर है? तो सीधा सा अर्थ है भी आप्रवास का अगर हम बात करें, आ का मतलब क्या होता है? आना। किसी स्थान से निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नए स्थान पर आना क्या कहलाता है? आपका आप्रवास कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं,
यानी कि मैं गंगानगर से हूं और यहां से मेरे को कोई काम धंधा कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं क्या करूंगा, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं जा रहा हूं सीकर। तो ये जो मेरा सीकर क्या कहलाएगा, आपका अप्रवास कहलाएगा। उसके बाद में सेकंड ये क्या कह रहा है, उत्प्रवास। उत्प्रवास, उत्प्रवास का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। अब देखो यहां से मैं इस गंगानगर को छोड़ रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका उत्प्रवास हो जाएगा। यानी कि जिस स्थान को हम छोड़ रहे हैं वो आपका उत्प्रवास हो जाएगा, जिस स्थान के अंदर हम आ रहे हैं तो वो आपका ये सीकर हो जाएगा, उसको हम अप्रवास कहेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसका आंसर दे सकते हैं, आपका गलत नहीं कर सकता। उसके बाद में हम आगे बात करें, यह कह रहा है किसी देश के अंदर, किसी देश में साक्षर जनसंख्या के अनुपात उसमें सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक है। किस प्रकार से, यह क्या कह रहा है, सामाजिक और आर्थिक विकास के अंदर देखिए, जब देश के अंदर जितने भी व्यक्ति होंगे अगर वो साक्षर होंगे तो वो किस सेक्टर को छोड़ देंगे, वो प्राथमिक सेक्टर को छोड़ प्राथमिक सेक्टर को वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और इसके बजाय जो व्यक्ति क्या होंगे, साक्षर होंगे, वो सेकंड और तीसरे सेक्टर के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और यही सेक्टर किसी देश की क्या होती है, आधारशिला होती है। इसीलिए यह सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास का सूचक माना जाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा, आपका रहन सहन हो जाएगा, और सरकार की नीतियां, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। ध्यान में रखना एक बात, जब भी कृषि की बात आए, इस प्रकार की कृषि की, तो वो हमेशा वर्षा के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यानी कि अब शुष्क कृषि के अंदर आप ऐसे लिख दो, यहां पर पानी की आवश्यकता नहीं होगी, तो मतलब इसका क्या हुआ भी, पानी की अगर आवश्यकता नहीं है तो यह कृषि तो होगी नहीं, फिर यही बात है। और आर्द्र कृषि, अगर हम यहां पर कंपैरिजन की बात करें तो दोनों के अंदर वर्षा होती है, भी वर्षा के कारण ये शुष्क होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण ये क्या होती है, आपकी आर्द्र होती है। यहां पर अगर हम बात करें वर्षा की तो वो आपकी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो मतलब है यहां पर आपके कौन सी फसलें होगी, जो कम पानी वाली होगी, यानी कि कम वर्षा वाली होगी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए तो वो कृषि हो जाएगी। जैसे बात करूं तो आपके बाजरा हो जाएगा, बाजरा, इसके अलावा चना हो जाएगा, इसके अलावा और बात करूं ग्वार हो जाएगा। आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं, मोठ हो जाएगा, मूंग हो जाएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे, आपके शुष्क कृषि के अंदर आएंगे। उसके बाद में अगर हम आर्द्र की बात करें तो जहां पर 75 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा होगी तो इसका मतलब वहां पर सिंचाई का भी बंदोबस्त होगा। तो इसका मतलब यहां पर कौन सी फसलें होगी, आपकी गेहूं भी हो जाएगी, चावल भी हो जाएगी, कपास भी हो जाएगी। इस प्रकार की कृषि जो होती है वो किसके अंदर होती है, आर्द्र शुष्क कृषि आपकी कहलाती है, जिसके अंदर ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है और जिसके अंदर कम वर्षा की आवश्यकता होती है वो आपकी शुष्क कृषि हो जाएगी। उसके बाद में आगे आपके एक मानचित्र दिया हुआ है, भी विश्व में मानचित्र में निम्नलिखित विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के आपको क्षेत्र दर्शाने हैं। अभी मैंने मानचित्र का पार्ट फर्स्ट बनाया आपके लिए, पहले आप वो करें, उसके बाद में हम सेकंड पार्ट के ऊपर जाएंगे और सेकंड पार्ट आपका जल्द ही आने वाला है। तो देखिए यहां से मैं आपको बता देता हूं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर आपके 4 क्षेत्र पूछे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के पेरिज, उसके अलावा यूरेशिया का स्टेपीज और अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिण अफ्रीका। देखिए इस प्रकार से आपका, अगर मैं महाद्वीप की बात करूं इस प्रकार से, तो ये आपका अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका के अंदर बात करूं, ये जो इलाका है आपका, ये कौन सा कहलाता है, आपका वेल्ड कहलाता है, वेल्ड्स, ठीक है। ये आपका मानचित्र के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका के अंदर, तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका का ये महाद्वीप हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से।
तो ये जो यहां पर कनाडा आ जाएगा, उसके बाद में यूएसए, तो यूएसए के यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका पेरिस कहलाता है। उसके बाद में यूरोप के अंदर आपके पूछा है, यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया दोनों मिलकर। ध्यान में रखना एक बात भी, इस प्रकार से अगर आपके मानचित्र हो इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये आपका अफ्रीका हो गया, इस प्रकार से मैं बात करूं ये भारत हो गया, इस प्रकार से भारत के ऊपर यहां पर चाइना है, ये पूरा का पूरा यूरोप। अगर आपसे यूरोप के अंदर पूछे स्टेपी, तो ये आपका रशिया के पास में हो जाएगा। अगर बात आए यूरेशिया की, तो ये जो इलाका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र के अंदर भी, भारत के ऊपर, यानी कि यहां पर हम कहेंगे चाइना और रूस के बीच के अंदर ये जो इलाका है ये आपका कौन सा कहलाएगा, स्टेपी कहलाएगा। उसके बाद में अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना के अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस प्रकार से ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। यहां पर अर्जेंटीना है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के अंदर पंपास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड का मैप है जो जल्दी लेके आ रहा हूं। आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट भी आपका मैप दिया हुआ है जो इस प्रकार से है। भारत के मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित नदी बेसिन को दर्शाइए। मानचित्र के अकॉर्डिंग आपका दर्शाना है, तो इस प्रकार से भारत का मानचित्र हो जाएगा। इस प्रकार से, थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर है तो आपको सिर्फ समझना है, इसके ऊपर नहीं जाना। तो देखिए गोदावरी बेसिन की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद में अगर बात करूं सिंधु बेसिन की अगर बात करूं तो इस प्रकार से ये सारा का सारा सिंधु बेसिन है। उसके बाद में अगर बात करूं नर्मदा, तो ये आपका नर्मदा का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करूं सिंधु बेसिन, तो ये आपके इस प्रकार से सिंधु बेसिन हो जाएगी, ये सारी की सारी सिंधु। और गंगा की अगर बात करूं तो इस प्रकार से ये आपका गंगा नदी का तंत्र हो जाएगा। ये आपका मैप रहेगा इंडिया के अंदर। बाकी हम जब मैप करेंगे उसके अंदर आपको पूरी तरह डिटेल के अंदर बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ आंसर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। आगे क्या पूछ रहा है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकार के आधार के ऊपर अब मैं यहां पर पूरे डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, सीधा बताऊंगा कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो आपका कुटीर उद्योग होगा, उसके बाद में छोटे उद्योग होंगे, और उसके बाद में आपके बड़े उद्योग होंगे। ये आपको पीछे के वीडियो के अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। उसके बाद में कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का आपको वर्गीकरण करना है। कच्चे माल के ऊपर आधारित है भी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के ऊपर आधारित है। तो बात करूं कृषि उद्योग हो जाएगा, उसके बाद में रसायन उद्योग हो जाएगा, इसके अलावा और बात करूं पशु उद्योग हो जाएगा, उसके बाद में बात करें खनिज उद्योग हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, उसके बाद में बात करें वन उद्योग हो जाएगा। तो ये आपके 5 जो उद्योग है वो किससे संबंधित है, कच्चे माल से संबंधित है। उसके बाद में नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण आपको बताना है भी, नगर जो है उनका वर्गीकरण करना है किसके आधार के ऊपर, कार्यों के आधार के ऊपर। तो इसके अंदर बात करें तो अनेक प्रकार के नगर होते हैं, कोई फिक्स नहीं है भी 5 या 6 प्रकार है। किसी भी प्रकार से आपको, जैसे अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर, अगर 3 नंबर तो 3 नंबर, इस प्रकार से। जैसे बात करूं प्रशासनिक नगर हो जाएंगे, खनिज नगर भी हो जाएंगे, गैरीसन नगर हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से गैरीसन नगर हो जाएंगे, स्वास्थ्य व मनोरंजन इस प्रकार के भी हो जाएंगे। यानी कि आप कोई भी अगर आपके दिमाग के अंदर अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो वो आप देख सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा और बात करें पतन नगर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से
कहने का मतलब क्या है भी ऐसा नगर जिसके अंदर वही कार्य किया जाता है, उसी के आधार के ऊपर उसका क्या पड़ गया, नाम पड़ गया। जैसे सांस्कृतिक नगर की बात करें, जैसे वाराणसी है हिंदुस्तान के अंदर, तो सांस्कृतिक धर्म से संबंधित अगर बात करें हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है, तो इस प्रकार से उसी प्रकार का वो नगर विकसित हुआ है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षण आपको बताने हैं। ग्रामीण बस्तियों के अगर लक्षण की बात करूं तो आपके गुच्छित हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड के अंदर बात करूं अर्ध गुच्छित हो जाएगा। अब आगे ये गुच्छित नहीं लगा रहा, ठीक है। उसके बाद में बात करूं परिक्षिप्त हो जाएगा। और उसके बाद में बात करें तो पल्ली हो जाएगा, पल्ली बस्तियां हो जाएगी। तो अगर यहां पर बात करें तो गुच्छित जो बस्तियां होगी वो आपके, मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बता देता हूं। गुच्छित बस्तियां जहां पर सर्वाधिक आसपास के अंदर अटैच के अंदर जो घर होते हैं वो गुच्छित होते हैं, मोस्टली गांव के अंदर या मैदानी क्षेत्र या तटीय इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। अर्ध गुच्छित का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का कोई गांव है और यहां पर जो बड़े लोग रहते हैं उनका वर्चस्व है, तो फिर क्या करते हैं, यहां से जो साधारण लोग हैं वो इनके चारों ओर बसना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की होती है वो अर्धगुच्छित आपकी होती है। परिक्षिप्त का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की जो बस्तियां होती है वो आपको जंगलों के अंदर मिलेगी या फिर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आपको मिलेगी। पल्ली बस्तियों का मतलब क्या होता है, जो जैसे कोई एक घर यहां पर है, एक घर यहां पर है, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर हम बागड़ी भाषा में बात करें तो इनको हम क्या कहेंगे, डाणियां कहेंगे, ठीक है। जैसे नंगला होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पल्ली हो जाएगी। आगे हम बात करें चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, यहां पर चलवासी लिख रहा हूं और यहां पर वाणिज्य लिख रहा हूं। देखिए चलवासी का जो मतलब है ये उष्ण कटिबंध के अंदर होती है, ठीक है, उष्ण कटिबंध के अंदर। और ये जो है ये मानसूनी प्रकार की जलवायु के अंदर होती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु जहां पर होती है, जहां पर उष्णता नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर डिफरेंस क्या है मैं लिखता नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूं। देखिए चलवासी पशुचारण का मतलब होता है चला के पशुओं को चराना, और यहां पर जो पशुओं को जो चराएंगे वो एक ही स्थान के ऊपर अपने चराएंगे। इसके अलावा और बात करें यहां पर जो पशु होंगे वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो वाणिज्य पशुधन के अंदर जो पशुओं की जो वेरायटी रहेगी वो एक ही रहेगी। इनके ऊपर खर्चा ज्यादा आता है, इनके ऊपर खर्चा कम आता है। इनके ऊपर स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखरेख की जाती है और यहां पर स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखरेख नहीं की जाती, यानी कि प्रजनन से संबंधित है। इसके अलावा ये जो चलवासी पशुचारण है इनके अंदर पशुओं को दूर ले जाके, यानी कि हम कह सकते हैं चारे और जल की खोज के अंदर इनको निकाला जाता है, बल्कि इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये यूरोप कंट्री के अंदर ज्यादा विकसित है सबसे ज्यादा। और चलवासी जो है ये बात करें यूरोप कंट्री के दक्षिण के अंदर, अफ्रीका के उत्तरी महाद्वीप के अंदर और एशिया के उत्तर पश्चिम साइड के अंदर चलवासी पशुचारण मोस्टली किए जाते हैं। तो ये आपके संबंधित है। उसके बाद में आगे हम बात करें आदिमकालीन निर्वाह कृषि व गहन निर्वाह कृषि। देखिए आदिमकालीन, और यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं गहन। गहन का मतलब क्या होता है और आदिम का क्या मतलब होता है, यहीं पर हम बात करते हैं। देखिए आदिमकालीन ये जो कृषि है, ये कृषि हम कह सकते हैं स्थानांतरण कृषि कहलाती है, स्थानांतरण। इसके अलग अलग नाम होते हैं। इंडोनेशिया के अंदर इसे लद्दाख कहते हैं, अमेरिका और मैक्सिको के अंदर इसे मिल्पा कहते हैं, श्रीलंका के अंदर चेना कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर इसे वालद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से जुमिंग के अपने उत्तर पूर्वी भारत के अंदर जुमिंग कृषि कहते हैं, जबकि राजस्थान के अंदर इसे वालद्रा कहते हैं। तो ये इस कृषि के अलग अलग नाम है, जबकि इस कृषि के अलग अलग नाम नहीं है। इसके अलावा और बात करें तो गहन निर्वाह जो कृषि है वो स्थानांतरण कृषि का रूप नहीं है, यानी कि स्थानांतरण कृषि के अंदर एक स्थान से क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर की जाती है। और इसके अंदर जो टाइम टेबल होता है वो 3 से 5 वर्ष तक होता है अपने,
3 से 5 वर्ष। जैसे किसी एक स्थान के ऊपर कर लिया, उसके बाद में उपजाऊपन कम हो गया तो फिर हम नेक्स्ट स्थान के ऊपर चले जाएंगे, और फिर वहां पर कम हो गया तो वापस उसी स्थान के ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए इसे झूमिंग कृषि बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न इसे ही बोलते हैं। इसके अलावा गहन निर्वाह कृषि के अंदर एक ही स्थान के ऊपर कृषि की जाती है। इसके अंदर अपने जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पूरे परिवार के सदस्य लगे होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। और यहां पर अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या लाइन रहती है, तो जो व्यक्ति जो है यानी कि प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है वो आपका कम होता है, जबकि अगर बात करें प्रति हेक्टेयर की, ये जो उत्पादन है ये इसके अंदर आपके ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आज का आपका पेपर था जो मैंने पूर्णतः आपको सॉल्यूशन करवा दिया। बिल्कुल भी आसान पेपर था, कोई मुश्किल नहीं था। इसी प्रकार का आपका वार्षिक पेपर आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।